हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपने वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक ऑफ फ्लेमिंगो से पोइम्स का अध्ययन करने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं तो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक स्टैंजा का हिंदी में अर्थ समझने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रत्येक स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आपके एग्जाम में पूछी जानी है। उसके बाद में हम बात करेंगे अपनी पोएम के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके अपने पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको पोएम है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में है अपने नेक्स्ट पोइम है कीपिंग क्वाइट। बढ़िया कविता भी, अच्छी कविता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल डिटेल से कह तो रहा हूँ, हर चीज़ समझाने वाला हूँ कविता के बारे में। हर पोइम जो अपनी पोइम है उनकी हर चीज़ समझाने वाला हूँ। हाँ, ध्यान में रखना बस आप। तो क्या है कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। क्या है? चुप रहना या शांत रहना। इसके बारे में बात करें, शांत रहने के क्या फायदे हैं वो अपने पास इस कविता में पता चलने वाला है। आप तो बहुत शोर शराबा करते हो रहे, आप तो जिंदगी में आए शोर करने के लिए हो, लेकिन ये जो कवि ना बने वो समझाते हैं कि शांत रहने के, चुप रहने के फायदे क्या होते हैं। और वास्तव में बड़े फायदे होते हैं। जो आदमी शांत रहता है वो आदमी, ये मान के चलो, अरे सीधी सी बात है, जो आदमी शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है ना, गलत बात। जो आदमी शांत है इसका मतलब उसके मन में बड़ी खतरनाक बातें चल रही होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो शांत आदमी है वो बड़ा खतरनाक होता है, उससे थोड़ी दूरी रखनी है। फिर भी आपको शांति का मतलब चुप रहने के फायदे जो है वो इस कविता में आपको पता चलने वाले हैं। तो जिंदगी में शांति बनाए रखनी है आप लोगों को। किस लिए? क्योंकि अगर आप शांत नहीं रहोगे तो फिर आप क्या कर दोगे? गड़बड़ी कर दोगे। क्योंकि कहने का मतलब है भौंकने का काम तो कुत्तों का होता है। और शांत रहकर शेर को देखना आप लोग, बिल्कुल शांत स्वभाव से, जो आया सामने उसी को, है ना। देखा क्या शेर को? कभी शेर को नहीं देखा है। कुत्ते क्या भौंकते रहते हैं, लेकिन शेर आता है, झपटा मारता है, चलो अपना काम खत्म। ये होता है। तो शांत रहने के बड़े फायदे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शेर वगैरह की कहानी नहीं सुनाऊंगा रे, कहीं देखो इसमें वास्तव में फायदे हैं, क्या क्या होने वाले हैं वो समझाने वाला है अपने पास कवि। तो देखो, सबसे पहले अपने पास कवि के बारे में पढ़ेंगे। कवि कौन है? तो पेब्लो नेरूडा 1904 to 1973, यानी अपने जो कवि हैं वो कौन है? पेब्लो नेरूडा है। उनका जीवन काल 1904 यानी 1904 से 1973 तक रहा है। इज द पेन नेम, यानी ये जो नाम हम पढ़े हैं पेब्लो नेरूडा, ये आपके पास पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है सर? अरे घर का नाम जो कहते हैं, डुप्लीकेट नाम जिसको अपन कहते हैं। आपका भी तो नाम होता है ना प्रत्येक का घर पे, मैं जानता हूँ आपके बारे में। क्या है? नेफ्टली रिकार्डो रेज बसोल्टो, अपने पास इसका इनका क्या है? पेन नेम है भाई पेब्लो नेरूडा। अपना वास्तविक नाम तो ये है, ये ध्यान में रखना भाई, और कोई नहीं पूछेगा ये तो कोई दिक्कत नहीं। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पर्ल इन चिली, इनका जन्म चिली के पर्ल नामक कस्बे में हुआ है। इसके बाद है नेरूडाज पोएम्स, यानी नेरूडा की जो कविताएं हैं वो क्या है? आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, यानी बिल्कुल आसानी से समझने वाले जो प्रतिभा है या चित्र है वो इसमें दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब इनकी कविताओं को आसानी से समझ सकते हैं रे। विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल, जिनसे ये नहीं होता कि वो कम सुंदर हो जाती है रे। आसानी से समझ में आने वाली चीज सुंदर लगती है, ध्यान में रखना। He won the Nobel Prize for Literature in the year of 1971। इनको भाई साहित्य का नोबेल प्राइज में मिला है 1971 में। इसका मतलब आदमी तो बड़े थे भाई। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet
इंट्रोस्पेक्शन एंड द क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। इस कविता में वो अपने पास क्या करता है, नेसेसिटी आवश्यकता बताता है चुप रहने की, यानी चुप रहने की जो आवश्यकता है, और आपस में समझ की भावना, यानी आपस में लोगों को, मानवता को समझने के लिए वो इस कविता में दर्शाता है। कहने का मतलब है कि इसमें चुप रहने के फायदे बताता है। सबसे पहले अपनी पोइम को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपनी क्या है इसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं, और फिर एडिशनल क्वेश्चन। चिंता मत करो, देखो पोइम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पहले इन दो पंक्तियों को बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या कह रहा है कवि कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, 1 2 3 4। आप कभी गाना गाने मत लग जाना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 वो मत करने लगना, मुझे पता है आपके दिमाग में चल जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं 1 से 12 गिनूंगा और आपको क्या करना है, वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। स्टिल का मतलब हो जाना रुक जाना, स्टिल का मतलब रुक जाना, बिल्कुल चुप, ऐसे जैसे मैं हो गया, ऐसे चुप हो गए। हाँ, इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, अब ये स्टंजा इसको पढ़ेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब इसके बारे में बात करते हैं कि फॉर वंस यानी केवल एक बार के लिए, एक बार के लिए ऐसा कर लो। क्या करना है बताता हूं। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर, फेस ऑफ अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी के चेहरे पर, तो पृथ्वी का तो चेहरा नहीं होता, लेकिन अपनी ये पृथ्वी है भाई, है कि नहीं है पृथ्वी, बिल्कुल पृथ्वी है अपनी। यहाँ पे अपने पास जो धरती बनी हुई है ये अपने पास पृथ्वी है। इस पे क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि एक बार के लिए इस धरातल पे हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कहोगे सर पृथ्वी बढ़िया नहीं बनाई, तो कोई बात नहीं है, आपको ग्लोब से दिखा देंगे, ध्यान से सुनना। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो एक बार चुप हो जाते हैं रे, कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, जो अपने पास दूसरे देश में है उनकी भाषा दूसरी है। जैसे चाइना में चाइनीज भाषा बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश भाषा बोली जाती है, तो वो कह रहा है किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप ऐसे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड के लिए ऐसा करके तो देखिए भाई, 1 सेकंड के लिए करके तो देखिए। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को रोक लेते हैं भाई, कुछ नहीं काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, शांत रहेंगे और बिल्कुल चुप बैठेंगे और गौर करेंगे। क्या अभी बताऊंगा मैं आगे, तो ये इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे आ रहा है इतनी तो मुझे पता है, आप तो ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट स्टंजा क्या है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कहने का मतलब है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत ही रोचक पल होगा भाई। एक्सोटिक आनंददायक, जिसको कहते हैं अजीब ही क्षण होगा। अजीब क्षण का मतलब, अरे कहने का मतलब है आप अपने विद्यालय में जाते हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो, और अचानक एक दिन है ना अपने पास बिल्कुल सारा, क्या ही स्कूल में तो शोर शराबा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि 1 घंटे के लिए पूरा विद्यालय शांत हो जाओ, आसपास के लोग भी सोचेंगे अरे क्या हुआ, सोचते कि नहीं सोचते, बिल्कुल। तो इसके बाद विदाउट रस, तो ये जो क्षण होगा ना वो कैसे होगा, बिना भाग दौड़ भरा होगा। रस का मतलब होता है भाग दौड़ से छुटकारा मिल जाएगा। विदाउट इंजन, इंजन का मतलब यहाँ से वाहनों से लिया गया है। किन से लिया गया है सर, वाहनों से लिया गया है। वाहन का मतलब जब हम अपने हाथ ही नहीं चलाएंगे, जब हम बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, जब अपन हिलेंगे ही नहीं, तो गाड़ी कौन चलाएगा। गाड़ी नहीं चलाएंगे तो इंजन की आवाज नहीं आएगी। वो कहते हैं ना इंजन की गाड़ी में मारो, हाँ वो गाना नहीं गाना आप लोगों को, मुझे पता है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे साथ होंगे, फिर हम सारे क्या है बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, तो ऐसा लगेगा हाँ आज हम साथ में हैं भाई। इसके बाद है इन ए सडन स्ट्रेंजर, और ये जो पल होगा ना वो अचानक अजीबपन लगेगा भाई। अचानक, सडन का मतलब अचानक, और स्ट्रेंजर मतलब अजीब, जिसको अपन कहते हैं है ना अजनबी, जिसको कहते हैं स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब, वो अपने पास पल होगा, आ गया होगा। अरे ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो पहले बता दिया कि इनकी कविता बिल्कुल समझने में आसान रहती है। नेक्स्ट क्या होता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। बढ़िया है दो तो, है ना। हाँ, कहने का मतलब है फिशरमैन, अब अपने पास मछुआरों की बात करेंगे थोड़ी सी।
मछुआरे कौन? मछुआरे वो होते हैं जो समुद्र में मछलियों को पकड़ते हैं, मछुआरे जानते हो भाई। हाँ, वो क्या नहीं करेंगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो अपने पास ठंडे समुद्र में मछुआरे जाते हैं वो क्या करेंगे, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो अपने पास वेल मछली जो होती है, बड़ी वाली मछली जो होती है, बहुत बड़ी होती है, अपने पास 30 हाथियों के जितना वजन मानते हैं, इससे भी बड़ी होती होगी। हाँ, अपने पास क्या, वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी मछुआरे जो ठंडे समुद्र में जाकर अपने पास मछलियाँ पकड़ते हैं वो वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाने का मतलब, मछली पकड़ने का मतलब उनको मारना ही तो होता है, तो वो वेल को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और समुद्र में के निकट जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा ऐसे नहीं होता है। मेहनत, यानी कहने का मतलब, मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि पिता जो होता है वो एक बड़ा अहम किरदार होता है। जिस दिन वो कहते हैं ना, एक बच्चे से मैंने एक शायरी सुनी थी भाई, क्या सुनी थी, कि मेरे दोस्तों ने मुझे कंजूस कहा, क्या, कि मेरे दोस्तों ने मुझे कंजूस कहा, उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। ध्यान से सुनना है ना, कि मेरे दोस्तों ने मुझे कंजूस कहा कि उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है, मैं अपने घर को देख के चलता हूं साहब, मैंने अपने बाप को कमाते देखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वही बात बता रहा है कि जो बच्चा अपने पिता को कमाते देख लेता है ना, तो वो बच्चा अपने पास व्यर्थ के खर्चे नहीं करता है। लेकिन आप देखते नहीं हो ना, अपने पिता दिखाते भी नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि वो क्या करेंगे, जो नमक इकट्ठा करते हैं वो जो लोग हैं वो अपने हाथों को देखेंगे भाई, वो क्या करेंगे, लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, यानी अपने करने मतलब जो चोटिल हाथ है जो नमक से कट गए हैं उन हाथों को देखेंगे और समझेंगे, विचार करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो ये समझा आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो अपने पास हरित युद्ध करते हैं, जो गैसों से युद्ध करते हैं, यानी कहने का मतलब परमाणु बम जो वगैरह होते हैं, एटॉमिक जो बम वगैरह होते हैं, उनसे जब हम एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है, जैसे रशिया का आक्रमण चल रहा है अपने यूक्रेन के साथ, चल ही रहा है भाई, तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गैस से तो युद्ध कर रहे हैं, तो वार विथ गैस, गैस से युद्ध हो गया। वार विथ फायर, फायर का मतलब हथियारों से लिया गया है ना, हथियार जो अग्नि छोड़ते हैं इनसे लिया गया है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, तो फिर ये जो युद्ध होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ये मान के चलो अपने पास दो देश आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं और एटॉमिक के पावर से वो अपने पास एक दूसरे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो इस देश ने इस पे छोड़ दिया, उस देश ने इस पे छोड़ दिया, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि वो विजय, जो जीत है, विक्ट्री है, वो जो विजय है, विजय मतलब यहाँ पे जीत से लिया गया है, वो जो जीत है वो किस काम की, जब आप लोगों के पास कोई जिंदा व्यक्ति ही नहीं है भाई, जब आप लोगों के पास जिंदा व्यक्ति ही नहीं है तो फिर वो जीत, वो विक्ट्री किस काम आने वाली है आप लोगों की, तो वो यही समझा रहा है कवि। नेक्स्ट बात करें, एंड वो ये क्या, वुड पुट ऑन, फिर वो क्या करेंगे जब शांत हो जाएंगे तो ये लोग युद्ध नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने पास वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ मिलेंगे, यानी कहने का मतलब वो युद्ध छोड़कर अपने भाइयों के साथ शांति से रहेंगे, एंड इन द शेड, बिल्कुल छाया में, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, यानी आपस में युद्ध को त्याग देंगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ये है, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. पहले यहाँ तक समझा देता हूँ। इसमें जो कवि है वो क्या कह रहा है, यानी ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन, यानी अपने पास संदेह में आने की आवश्यकता नहीं है रे, मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाह रहा है वो अपने पास, वो चाह रहा है शांत रहना, बस, और कुछ नहीं चाहता वो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, वो क्या चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि वो टोटल इनएक्टिविटी को पसंद कर रहा है। इनएक्टिविटी का मतलब होता है अक्रियशील, अक्रियशील का मतलब बिल्कुल शांत होने से लिया गया है। हाँ, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन वही है जिसके बारे में ये है। इसके बाद में आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, यानी कहने का मतलब है मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी की मृत्यु वो ट्रक से हो जाए, यानी कहने वाला एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा नहीं सोचता हूँ। इसके बारे में बात करते हैं अगले पैराग्राफ के बारे में, यानी अगला स्टैंजा क्या है,
If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence. इसके बाद एक बार यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं. साइलेंस माइट इंटरप्रेट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्वेज एंड ऑफ द थ्रेटनिंग अवर सेल्वेज विथ डेथ. बस यहाँ तक है. इसके बाद पढ़ते हैं. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. अब आगे कवि क्या कहना चाहता है? आगे कवि ये कहना चाहता है कि अगर हम सभी सिंगल माइंडेड नहीं हो. ये सिंगल माइंडेड क्या होता है सर? तो जो अपने बारे में ही सोचता हो, जो अपने बारे में सोचता हो, अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में सोचता है, दुनिया चाहे बाहर में, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिंगल माइंडेड होता है. लेकिन ऐसा नहीं सोचना आप लोगों को भी. क्या है? अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग. बस अपने बारे में ये सोचता है कि हमारा जीवन चल रहा है, बस ये चलने दो. ये ऐसे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. लेकिन एक बार हम कुछ नहीं करें, यानी मैं चाहता हूं कि मेरा जो सपना है कि एक बार हम ना त्याग दें, भाई हम कुछ नहीं करें. परहैप्स ए ह्यूज स्माइल साइलेंस. हाँ, शायद ये बड़ी सी एक शांति होगी, धरती पे बिल्कुल सारे लोग शांत हो जाएंगे, तो सारी तरफ शांति छा जाएगी. एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. और शायद इससे क्या है, जो व्यक्तियों में जो दुख है, जो ह्यूमन प्रजाति में, मानव प्रजाति में जो दुख है, वो शायद सारे अपने पास क्या है, गायब हो जाएंगे. बिल्कुल हो जाएगा भाई. एंड ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग और सेल्वेज. जो कि अपने आप को कभी नहीं समझते हैं. अरे जब अपने आप को समझने का समय नहीं मिलता है तो आदमी समझेगा कहाँ से? यानी कहने का मतलब है मैं फिर पिता पे आ जाऊंगा. पिता सुबह घर से निकलता है, शाम को आता है, उनको अपने बारे में सोचने की कहाँ पे समय मिला भाई? तो वो जब हम वो शांत हो जाएंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, बैठेंगे, विचार करेंगे कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो सारी बातें सोचेंगे. लेकिन वो कब सोचेंगे? जब वो शांत रहेंगे, तभी तो सोचेंगे. इसके बाद में क्या है? एंड द थ्रेटनिंग ओवर सेल्वेज विथ डेथ. और हमेशा डर लगा रहता है किस बात का? इस बारे में. थ्रेटनिंग का मतलब चेतावनी आना, है ना. हर बात हमें ये चेतावनी आती है किसके बारे में? कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है. इस बात का डर हर व्यक्ति को होता है. आगे चलते हैं. देखो आगे ये हो रहा है, इनको और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में कंप्लीट करते हैं. क्या है? परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स इट टू बी अलाइव. ये पंक्ति आप लोगों के पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इनका सारांश मैं समझा देता हूँ, बाद में आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हो. रहा है, चिंता मत करो. चिंता के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ चिंता को त्याग दो. क्यों? क्योंकि चिंता चिता का घर होती है. अब देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. और अगर आप लोग ऐसे नहीं मानो, यानी यहाँ पे जो कह रहा था कि हमें मौत का डर रहता है और वो फलान ढिमकान रहता है, यहाँ पे बात करते हैं तो पृथ्वी हमें एक अच्छा पाठ पढ़ा सकती है. शायद पृथ्वी क्या पढ़ा सकती है, मैं बता देता हूँ. एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड. क्योंकि पृथ्वी पे जब आप देखते हो कि प्रत्येक चीज मृत दिखाई देती है. कैसी? मृत दिखाई देती है. तो फिर अचानक वो क्या होता है? एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. और फिर बाद में अचानक देखते हैं ये तो जिंदा है. तो अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो अपनी जो अर्थ है इसको क्या मानते रहे? अपनी अर्थ को हम जीवित प्राणी मानते हैं. क्या मानते रहे? लिविंग क्रिएचर. क्यों? क्योंकि इसकी भी सारी आवश्यकता वही है जो हमारे जीवन में होती है. ये हो जाता है. इसके बाद नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और बाद में कभी कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे, अब आप चुप हो जाओ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा. यहाँ पे आपकी कविता कंप्लीट हो जाती है. अब इसके बाद में बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की. तो देखो मैं बता देता हूँ कि मैंने इसमें अपने पास ज़्यादा नहीं करवाई. शायद देख लेते हैं कितनी है, कितनी एक्सप्लेनेशंस है. 3 एक्सप्लेनेशंस है, शायद 2 ही एक्सप्लेनेशंस. बाकी बहुत आसान है. मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है वो मैं समझा देता हूँ किस तरीके से करना रहे. देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी पहली एक्सप्लेनेशन. ये कौन सा स्टंजा है? इट वुड एंड सडन स्ट्रेंजनेस वाला स्टंजा है. कहाँ पे है सर? तो मैं बता देता हूँ. ये यहाँ पे आप लोगों के पास जो सडन स्ट्रेंजनेस वाला है ना, वो यहाँ पे है शायद. कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है. तो देखो ये रहा सडन स्ट्रेंजनेस. इस स्टंजा की मैं एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ. अब आप कहोगे सर एक की करवाओगे? नहीं 2 की करवाओगे सर, तो इसमें स्टंजा तो बहुत है. तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें 3 स्टंजा भाई, तीनों के बारे में बात करेंगे और बाकियों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा. रहे, चिंता नहीं करनी है, हर चीज़ समझाऊंगा, आप तो ध्यान से सुनो. तो पहला स्टंजा मैंने बता दिया. अब मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को. क्या? कि सबसे पहले जो व्याख्या की जाती है एक्सप्लेनेशन, उसकी करनी कैसी है? आपको जो स्टंजा आया हुआ है, जो स्टंजा आया हुआ है उसमें पहले 2 शब्द लिखने.
इसके बाद में ये डॉट डॉट करते हुए लास्ट के 2 शब्द लिख देने। जो स्टंजा आपके एग्जाम में आया है, कहीं आप देखो कि कौन से स्टंजा की बात करें सर, जो स्टंजा आपके एग्जाम में दिया हुआ है ना, पेपर में जो दिया हुआ है, उसके शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, अंत के 2 शब्द लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद में आपको लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ मैंने बता दिया है, संदर्भ होता है। क्या होता है? संदर्भ होता है। संदर्भ में क्या लिखेंगे सर? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, संदर्भ में आपको लिखना है कि ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है और वो कविता किसके द्वारा लिखी गई है। बस ये 2 ही बातें लिखते हैं। तीसरी बात भी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि कौन सी बुक से ली गई है, लेकिन आपके तो किताब में केवल एक ही किताब है जिसमें पोइम आती है, बाकी में तो आती नहीं है, दूसरी में तो आती नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास किताब का नाम लिखने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो देखो ध्यान से, क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्वाइट, यानी ये जो पंक्तियां ली गई है वो कीपिंग क्वाइट से ली गई है। इट वॉज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा, और किसके द्वारा कंपोज की गई है? पेब्लो नेरुदा के द्वारा की गई है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये पंक्तियां नहीं आई, यानी जो संज्ञा मैंने यहाँ पे करवाया वो नहीं आए, तो क्या रेफरेंस यही लिखोगे सर? बिल्कुल यही लिखना है, सेम। अरे कहने का मतलब दूसरा स्टंजा आ गया, तो ये क्या कह रहा हूं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ये पंक्तियां ली गई है, कहां से ली गई है? कीपिंग क्वाइट से ली गई है। अब ये स्टंजा भी नहीं आया, दूसरा आ गया, तो वो भी तो कीपिंग क्वाइट से ही है। इसके बाद इट वॉज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा, और वो पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका मतलब है आपको रेफरेंस तो रट लेनी है, प्रत्येक पोएम की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट ये रट लेना है। चलो मैं आगे समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रसंग होता है, जो मैंने समझा दिया है। क्या लिखेंगे इसमें? हम कविता के बारे में 2 पंक्तियां लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बस। आप ज्यादा लिखना चाहो तो 4 लिख देना। क्या है इन दिस पोएम? देखो इस कविता में द पोइट टेल्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट। कविता में कवि क्या कहता है? कविता के बारे में बता रहा है कि चुप रहने के फायदे क्या हैं। द पोइट थिंक्स अबाउट द पीपल हु आर रनिंग इन देयर लाइव्स, यानी लोगों के बारे में सोच रहा है जो लोग अपने जीवन में भाग रहे हैं। क्या है? द ही टेल्स दैट वी शुड कीप क्वाइट फॉर ही काउंट्स 12, और वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि जब मैं 12 गिनता हूँ आपको शांत रहना है, चुप हो जाना है। ही सेज दैट टाइम विल बी वेरी एक्साइटेड, वो कह रहा है कि समय बड़ा एक्साइटेड होगा, रुचिकर होगा, आनंददायक होगा। अरे ये कह रहा है। अब ये दोनों आपको इस कविता के लिए याद कर लेना है, रट लेना है, कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में बात करें एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी व्याख्या के अंदर क्या करना होता है। तो व्याख्या में अपने पास जो स्टंजा दिया हुआ है, बस इसमें थोड़ी सी समस्या होती है। अब इसमें भी समाधान है मेरे पास हर चीज का समाधान है रे। इसमें आपको जो स्टंजा मान के चलो ये नहीं आया, दूसरा आ गया, तो आपको वो करना क्या है? इन दीज लाइन्स द पोइट सेज, ये तो है ही आप लोगों के पास, यहां से तो शुरू करोगे ही, 100% करना है। और इसके बाद में आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी तो लिखोगे, मैं थोड़ी करवाऊंगा, आप को भी तो याद करना है। दैट वी व्हेन वी विल बी क्वाइट देन द मोमेंट वुड वेरी यूज अनयूजुअल। इस पंक्तियों में, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कवि कह रहा है कि जब हम चुप हो जाएंगे तो जो क्षण होगा वो बड़ा ही असामान्य होगा। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दिस देयर विल बी नो रश इन द वर्ल्ड, कोई भागदौड़ नहीं होगी जिंदगी में। इसमें आई है लाइन, इसमें स्टंजा में देख लेना आप लोग। देयर विल नॉट बी एनी नॉइज ऑफ इंजन्स ऑफ द व्हीकल, यानी वाहनों के इंजन की आवाज नहीं होगी वहां पे। अरे जब आप शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो क्या है, फैक्ट्री की आवाज नहीं आएगी, लोग फैक्ट्री जाएंगे नहीं, तो अदर इट एक्सेट्रा, किसी अन्य कोई आवाज नहीं आएगी, ये कह रहा है। देयर विल ए परफेक्ट साइलेंस इन द वर्ल्ड, बिल्कुल पूर्ण शांति होगी दुनिया में, है ना। वी विल शेयर ओवर अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और फिर हम अपने असामान्य जो अनुभव है उनको क्या करेंगे, बांटेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। अरे यार मेरे ये दुख चल रहे, वो कहेगा यार क्या करे, जिंदगी में दुख ही है। ये होता है दुख बांटना। एक बात ध्यान में रखना, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। ये दिमाग में रखने वाली बात है। इसलिए दुख हमेशा थोड़ा सा बांट लेना चाहिए, दुख और सुख दोनों बांट लेने चाहिए, शेयर करने चाहिए अपने दोस्तों से। हाँ, इसके बाद में क्या है, वी विल शेयर ओवर अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस दैट विल बी ए वेरी स्ट्रेंज मोमेंट, जो कि बिल्कुल अजीब सा क्षण होगा। दैट विल बी ए क्या मोमेंट फॉर इनवर्ड, और ये जो क्षण होगा वो बिल्कुल अपने अंतरात्मा से होगा, अपने अंदर से होगा। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके लिए है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। और ये देखो क्रिटिकल नोट की बात बता देता हूँ, यानी आलोचनात्मक टिप्पणी। क्या है, द पोइट ट्रूली एक्सप्लेन्स अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी बिल्कुल सच्चे तरीके से अपने पास क्या सच तरीके से मानव की क्रियाओं का वर्णन करता है। बिल्कुल मानव की क्रियाएं बताइए भाई उसने।
इसके बाद ही यूजेस लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर। वो अपने पास देखो, मैं ये बता देता हूँ, तुलना तो प्रत्येक कविता में होती है, प्रत्येक कविता में तुलना होती है, तो ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट समझाया फिशरमैन वाला जो मैंने बताया था भैया आप लोगों को। एक और है आगे, कौन सा है, हाँ ये दोज हु, ये दोनों मैंने जो स्टैंजा करवाए भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना होती है इनकी, लेकिन इनके अलावा आ जाए तो समस्या कहाँ पे है, समस्या का समाधान भी बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं फिशरमैन वाला, है ना। फिशरमैन वाला करेंगे तो देखो रेफरेंस मैंने सेम लिखा है अभी, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैंने वैसे ही लिखा है तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं भाई, ये तो बतानी पड़ेगी सर, हाँ बताऊंगा ना। क्या है, इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द मोमेंट व्हेन ऑल विल बी साइलेंट एंड द फिशरमैन। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जब सारे शांत हो जाएंगे तो उस समय बाद क्या है, एंड जो फिशरमैन है वो क्या है, मछुआरे हैं, विल नॉट गो टू सी फॉर फिशिंग, वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाएंगे, है ना। तो दे विल नॉट हर्ट वेल्स, वो अपने पास वेल मछली है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे। नेक्स्ट द पोइट टेल्स दैट द मैन हु गैदर्स साल्ट, आगे कवि इसी में बताता है कि वो व्यक्ति जो अपने पास क्या नमक इकट्ठा करता है वो क्या करेगा, गैदर साल्ट इन द सी विल सी देयर हर्ट हैंड्स, वो अपने चोटिल हाथों को, कटे हुए हाथों को देखेगा। ये मैंने समझाया अभी। बाय हर्ट हैंड्स द पोइट मीन्स दैट वी ऑल आर फॉरगेट ऑफ द आवर पेन्स इन बिजी लाइफ। यहाँ पे हाथों के चोटिल से मतलब क्या है कवि का, वो ये कह रहा है कि कवि हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने दुख दर्द है उनको सबको भूल चुके हैं, हम अपने कष्टों को नहीं देखते हैं। अरे एक जो मजदूर होता है ना, मजदूर जानते हो आप लोग सभी जानते हो, अभी सीमेंट का काम करता है, करता ही नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जब व्यक्ति सीमेंट का काम करता है तो उसके हाथ कट जाते हैं, उसके पैरों में कटने के निशान होते हैं। अगर नहीं एक किनो तो अपने फादर जो कि काम करते हैं उनको देखना, उनके हाथ कटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन जाते हैं, वहीं पे जाते हैं। उनको पता है हाथ कटने हैं, चोटिल हैं, ब्लड आता है हाथों से, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, है ना। फिर भी वो वहाँ पे जाता है। तो फिर एक दिन जब वो नहीं जाएगा तो क्या करेगा, अपने हाथों पे ना तेल की मालिश करेगा, अपने सरसों का तेल वगैरह लगाएगा या नारियल का तेल लगाएगा, उसे समय मिलेगा अपने बारे में सोचने का। लेकिन भाग दौड़ में क्या है, वो सारा जिंदगी है जो अपने पास बिजी जीवन है, अपना जो व्यस्त जीवन है, इसमें सब कुछ भूल गया है। ये एक्सप्लेनेशन हो जाती है इसकी। अब देखो ये क्रिटिकल नोट सेम है भाई, द पोएट ट्रूली एक्सप्लेन्स अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटी। आप कहोगे सर ये सेम क्यों लिख रहे हो, सेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कविता में इन्हीं का प्रयोग किया गया है। कविता का जो अपने पास रेफरेंस है वो यही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा और अपने पास यही रहेगा। बस बदलेगी तो व्याख्या बदलेगी, वो कहते हैं ना बदलेगी तो कौन बदलेगी। हाँ समझ दे वाले समझ गए रे, ज़्यादा मत समझ लियो। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है दोज हु, है ना, जो अपने पास वार वाला जो है, जो वार वाला स्टैंजा है वो है ये। समझाऊं कहाँ पे है, ये रहा, अभी बता देता हूँ। देखो मेरे पास हर चीज़ का समाधान है रे, कहाँ पे गया मैं समझा देता हूँ, है ना। कहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये रहा, है कि नहीं, ये स्टैंजा वो। चलो पढ़ते हैं, है ना, ये रहा। चलो शुरू करते हैं। दीज लाइन्स, ये नहीं समझाने की आवश्यकता है भाई मुझे, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं समझाऊंगा भाई, ये भी समझाऊं क्या, हाँ ये दोनों चीज़ें रटनी है, समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेता हूँ। द पोइट यानी इस स्टैंजा में, इन दीज लाइन्स यानी पोइट है इन पंक्तियों में, अपील्स अस, वो हम अपील्स अस टू स्टॉप वेगिंग वार्स एंड थॉटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मदर अर्थ फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट्स। यानी कहने का मतलब इस जो कवि वो क्या कर रहा है, द पोइट यानी कवि इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में अपील्स वो रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, अस हमसे, क्या कर रहा है हमसे, टू स्टॉप वेगिंग वॉर। वेगिंग वॉर का मतलब होता है छेड़ना, युद्ध, यानी युद्ध छेड़ना। तो वॉर का मतलब तो युद्ध और वेगिंग का मतलब होता है छेड़ना। एंड थॉटलेस विचारहीन, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। यानी कहने का मतलब कवि हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमें युद्ध छेड़ना है वो बंद करना पड़ेगा, हमें युद्ध से रुकना पड़ेगा। एंड विचारहीन जो शोषण है ऑफ मदर अर्थ फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब है व्यर्थ की रुचियों के लिए हमारी जो माता है पृथ्वी, यानी धरती जो हमारी माता है, उसके शोषण को रोकने के लिए कवि हमसे अपील करता है इस स्टैंजा में।
आगे क्या कर रहा है, ही स्ट्रांगली, वह मजबूती के साथ क्या करता है, कंडेम्स का मतलब घृणा करता है, न्यूक्लियर एंड केमिकल वॉर्स, वो जो न्यूक्लियर मैंने बताया था एटॉमिक पावर और केमिकल वॉर्स होते हैं उनका विरोध करता है, घृणा करता है, विक्ट्री विदाउट ह्यूमन सर्वाइवर्स, और वो इस बात से भी घृणा करता है कि जो आप जीत जाओगे तो जब आपके पास ह्यूमन सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे, सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित, जब आपके पास जिंदा आदमी नहीं है तो उस जीत का फायदा क्या है, आप लोगों के पास क्या फायदा है ऐसी जीत का। यानी कहने का मतलब बिना इंसानों के आपको धरती कैसी लगेगी, व्यर्थ की लगेगी। द पोइट आस्क्स द पीपल हु आर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर वार्स टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज, यानी कहने का मतलब है जो कवि है वो क्या कह रहा है, लोगों से पूछता है कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उनको ये एक्टिविटी रोकने के लिए कहता है। एंड रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है ना, रिकॉग्नाइज्ड देयर प्लान्स टू फाइट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स, और वो कह रहा है कि अपने पास पहचानेंगे जो युद्ध चल रहा है, जो योजना बना रहे हैं, जो फाइट है, जो युद्ध है, जो विनाशकारी है, इसके बारे में विचार करेंगे। ही आस्क्ड देम, वो उनसे ये भी कहता है टू पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि वो सही साफ सुथरे कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विथ देयर फेलोज, और अपने साथियों के साथ चले, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए अपने दोस्तों के साथ चले, अपने साथियों के साथ चले। ये आपकी इसकी जो स्टंजा इसकी व्याख्या हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल नोट, सेम है तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने 3 स्टंजा इसमें करवा दिए भैया आप लोगों के पास सामने, आगे तो क्वेश्चन है, 3 स्टंजा मैंने करवा दिए। अब ये मान के चलो इसमें से आपके पास 3 स्टंजा के अलावा दूसरे आ जाते हैं क्या, जैसे यहाँ पे से अपने पास कुछ आ गया है ना, ये जो पोइम आप लोगों के पास इस स्टंजा में से आ गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ने ये तो करवाया ही नहीं। आपको ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जो स्टंजा वगैरह बताए हैं, यानी कहने का मतलब है जो रेफरेंस बताया है, जो मैंने संदर्भ बताया है, इन संदर्भ के बारे में आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है, और ये तो लिखना ही है। बस आपका चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। मैंने हिंदी में इतनी अच्छे से समझाई है, व्याख्या कर सकते हो खुद। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, What will counting up to 12 and keeping still help us achieve, यानी कहने का मतलब जो पहला प्रश्न है इसका अर्थ यह है कि 12 तक गिनने और शांत रहने से हमें क्या उपलब्धि हासिल होगी। तो कवि ने तो बहुत सारी उपलब्धि गिनाई है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं। इफ़ वी काउंट अप टू 12, यानी हम 12 तक गिनते हैं और कीप स्टिल और शांत रहते हैं, इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स, तो ये हमें हमारे कार्यों के बारे में सोचने के लिए, विश्लेषण करने के लिए समय देगा। It will allow us some moments to think about the result of our activities, और इससे हमारे जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारी क्रिया विधि है, जो हम कार्य करते हैं, उनके परिणामों के बारे में भी हमें पता चलेगा। बाद में पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन द वार्स एंड आर आल्सो डैमेजिंग इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स, यानी अपने उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में लोग आक्रमण कर रहे हैं और पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, वो भी लोग अपने बारे में सोचेंगे। ये अपने आ चुका भी पहले। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स द टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आपको लगता है कि कवि है वो समर्थक है किसका, अभी बात कर लेते हैं। इनएक्टिविटी अक्रियशीलता का और डेथ का, मृत्यु का, क्या पक्षकार है? नहीं है, बिल्कुल समर्थक नहीं है भाई। देखो नो, बिल्कुल नहीं है। द पोइट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, यानी टोटल इनएक्टिविटी और मृत्यु का समर्थन नहीं करता है कवि। ही क्लैरिफाइज दिस इन हिज पोइम, और ये स्पष्ट भी करता है अपनी कविता में। कैसे? दैट ही वांट्स ऑल द पीपल टू जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल इन ऑर्डर टू एनालाइज देयर एक्टिविटीज, यानी वो केवल ये कहता है कि कुछ पल के लिए रुकना है। वो ऐसे थोड़ा ना कहता है हमेशा के लिए रुक जाओ, ऐसे थोड़ा ना कह रहा है वो कह रहा है जब तक मैं 12 गिनता हूँ तब तक रुको, ये कह रहा है वो। एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, और वो ये चाहता है कि इससे हम एनालिसिस करेंगे हमारे कार्यों का, हमारे परिणामों का, बस इतना सा चाहता है। ही वांट्स ह्यूमन बीइंग नॉट टू सपोर्ट वार, वो ये चाहता है कि मानव जो है वो युद्ध का समर्थन ना करे, है ना, ये चाहता है वो। डैमेज टू द इन्वायरमेंट, और वो ये चाहता है कि वो अपने पास इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये 2 प्रश्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम, इस कविता में जो सैडनेस, जो दुखी भाव है जो कवि ने व्यक्त किया है, वो किसको रिफर करता है भाई, किसको करता है? देखो, द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस एंड डीड्स,
यानी अपने कार्य और अपनी आवश्यकताएं जो हैं इनके बारे में बताता है भाई। वो जो दुख है वो यही है, अपने कार्य और अपनी जो आवश्यकताएं उनके बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी ऑल आर इन अ हरी टू अचीविंग वेरियस टास्क्स इन आवर लाइफ। हम सारे व्यस्त हैं, कवि के अनुसार, कवि कहता है भाई, मैं नहीं कह रहा, कवि ये कह रहा है कि हम उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में, अपने लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में हम बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं और उसी में व्यस्त हैं। दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस। और यह जो भाग दौड़ है वो हमारे लिए कभी कभी खतरनाक साबित होती है। डेंजरस मतलब खतरनाक। एज वी वो डोंट एनालाइज ओवर एक्शंस, क्योंकि हम अपने एक्शंस, अपने कार्यों को एनालाइज करते नहीं हैं। इसके बाद सो वी लैंड ओवर सेल्वेज इन द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसी कारण से हम अपने कई जो समस्याएं हैं वो उनमें अपने आप को धकेल देते हैं, ये होता है। नेक्स्ट, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। कि प्रकृति में क्या साबित करना चाहता है कि वहाँ पे जो बिल्कुल शांति है, बिल्कुल रुकी हुई है, वहाँ पे भी अपने पास क्या जीवन है, स्टिलनेस है। यानी अपने पास शांति होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या है, क्या जीवन है। कैसे, देखो ये बता देता हूँ। द पोइट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। अपने पास प्रकृति में वो पृथ्वी का क्या लेता है, एग्जाम्पल लेता है कवि। टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिल, यानी बिल्कुल पूर्णतया शांति में भी जीवन हो सकता है। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, क्योंकि पृथ्वी कभी भी इनएक्टिव नहीं होती है, पृथ्वी तो जिंदा है, मैंने बताया अपनी कविता में अभी। वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन्स विच ब्रिंग्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विथ इट, जो कि हम अपने ऋतुओं के बदलाव के साथ देखते हैं भाई। ऋतुओं के बदलाव के समय हमें बहुत सारे परिवर्तन हमारी प्रकृति में देखने को मिलते हैं। इन विंटर्स, सर्दियों में, थिंग्स कम टू स्टैंड स्टिल एज द वाटर बडीज फ्रीज, सर्दियों में पानी जम जाता है। द ट्रीज शेड देयर लीव्स, पक्षी जो पौधे हैं वो अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, एक्सेट्रा। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, लेकिन जैसे ही अपने पास स्प्रिंग सीजन आती है, बसंत ऋतु आती है, इट ब्रिंग्स इन द लवली फ्लावर, तो उसमें अपने पास प्यारे प्यारे क्या है, पुष्प आना शुरू हो जाते हैं। फ्लोवरिंग रिवर्स, अपने फ्लोइंग रिवर्स, नदियां बहना शुरू हो जाती है। न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर, नया जीवन प्रकृति को मिल जाता है। सो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द वी शुड स्टे काम, बट दैट डजंट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी और स्टिलनेस। लेकिन फिर वो अपने पास का मतलब ये है कि आपके पास, वो कवि ये नहीं चाहता है कि हम पूर्णतः इनएक्टिव हो जाएं, यानी अक्रिय हो जाएं और बिल्कुल शांत हो जाएं, मृत जैसे, तो वह ऐसा भी नहीं चाहता है कवि। ये देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चन में बात करते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट द पोइट पीपल टू डू इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। ये वार है भाई, यहाँ पे क्या है, वॉर्स। यानी जो अपने पास कवि है वो लोगों से क्या चाहता है, युद्ध नहीं करने के बजाय क्या चाहता है, बिल्कुल बताया था। द पोइट वांट्स पीपल टू चूज पीस एंड हार्मनी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर्स। जो कवि है वो चाहता है कि लोग शांति बनाए रखे, हार्मनी, एकता। हार्मनी मतलब यहाँ पे एकता होता है भाई, एकता बनाए रखने के लिए कहता है इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वॉर, युद्ध लड़ने के बजाय हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। यूजुअली पोइट इनकरेज पीपल टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग, लव एंड कोऑपरेशन रादर देन वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। यानी कवि प्राय ये कहना चाहता है या इनकरेज करना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है कि हमारी जो अपने पास एक कॉन्फ्लिक्ट्स है, विवाद हैं, युद्ध हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है विवाद। जो हमारे विवाद है वो हमें समझ से, प्रेम से और कोऑपरेशन, सहयोग से समझना चाहिए, उनको सुलझाना चाहिए। युद्ध से कोई समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध का मतलब वो होता है कि जीत आपके पास बिना व्यक्तियों की होती है। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस, व्हाट मैसेज। यानी कहने का मतलब है इसमें अपने व्हाट मैसेज भी आ जाए तो भी यही उत्तर है, और व्हाट डज पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस क्या सिखाती है तो भी यही प्रश्न करना है। इसका मतलब ये है, इसीलिए मैंने व्हाट मैसेज वाला भी यहीं पे कर दिया है, ध्यान से समझना। द पोएम कीपिंग क्वाइट एम्फसाइजेस दैट नीड ऑफ द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी चुप रहने की आवश्यकता पे जोर देती है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और मानव प्राणियों में आपस की समझ के लिए कविता बताती है। इट कन्वेज अस द पोइट्स फिलोसॉफी ऑफ द एन एक्सोटिक मोमेंट ऑफ द साइलेंस, और इसमें अपने पास बहुत ही शानदार एक दार्शनिक समय के बारे में कवि की जो कविता है वो कवि के बारे में बताती है। विल बी एन एंटीडोट टू द वायलेंस, जो कि अब एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है प्रतिरोधात्मक, जिसको अपन कहते हैं। वायलेंस हिंसा का, हेटेड घृणा का, और युद्ध का, इनका एंटीडोट रहेगी अगर हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे। ये हो जाता है। ये मैसेज वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोइम। फॉलोइंग पोइम का मतलब होता है कीपिंग क्वाइट। क्या? कीपिंग क्वाइट। ये दिया गया है। इस कविता का आपको क्या लिखना है? सारांश या सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो मैंने बताया था भाई। सेंट्रल आइडिया भी आपको याद रखना है या थीम भी याद रखनी है। क्या? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज दैट इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में कीपिंग क्वाइट में जो मुख्य उद्देश्य है या मुख्य जो सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार वो क्या है? द पोइट सजेस्ट, यानी कवि सुझाव देता है दैट ही विल काउंट टू 12 एंड एवरीबडी विल कीप स्टिल, यानी वो तो 12 तक गिनेगा, प्रत्येक कोई शांत हो जाना चाहिए, ये कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ, यानी वो सुझाव देता है कि पृथ्वी पर एट ओवर ए ड्वेलिंग प्लेस, जिस पे अपन निवास करते हैं, वी शुड बी साइलेंट, हम बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, एंड मोशनलेस, बिना हिले डुले, फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, केवल कुछ पलों के लिए भी, केवल कुछ पलों के लिए, है ना। ही आस्क्ड ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, वो सारी सांसारिक कार्य को रोकने के लिए कहता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड ए न्यू मोमेंट इन द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और बिल्कुल एक शानदार समय में, शानदार क्षण है जो है उसको बनाना चाहता है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्व्स, इससे क्या होगा? इससे हम एक दूसरे को समझेंगे, हम अपने आप को समझेंगे। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम बहुत ही जल्दी में रहते हैं। ही सेज दैट स्टिलनेस एंड द साइलेंस विल हेल्प मैन इन द क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और वो कह रहा है कि जब हम शांत हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, तो ये हमें आपस में समझ की भावना व्यक्त होगी, हमारे अंदर ह्यूमन प्रजाति को हम समझेंगे। दैट्स वाई द पोइट पेब्लो नेरुडा हैज डिस्कस द नीड ऑफ द मेंटेनिंग पीस एंड द साइलेंस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, और यही कारण है कि वो अपने पास कीपिंग क्वाइट का महत्व समझाता है कविता में। ये हो जाती है आपके पास पोइम।